नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कक्षा 6 से लगाकर 12 तक की कक्षाओं में हिंदी व्याकरण में पूछा जाता है। इसके साथ साथ जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है जिनमें सामान्य हिंदी आती है, उनमें भी ये जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है और कम से कम 2 या 3 नंबर का इससे क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इस वीडियो को हम पूरा अंत तक देखेंगे तो एग्जाम में टॉपिक से जो जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं न के बराबर रहेगी। तो आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्रिया। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रिया होती क्या है और किस जगह पर इनका प्रयोग होता है। तो देखो, क्रिया जो शब्द है उसकी परिभाषा क्या होती है कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जिसे हमें पता चले कि काम हो रहा है, वो क्या है? क्रिया है। जैसे चलना, एक काम हो रहा है। दौड़ना, पीना, खाना, रोना, सोना, ये सारे के सारे क्या है? क्रिया शब्द है। और इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है, तो वो क्या है? क्रिया है। अब देखो इसकी परिभाषा एक बार विस्तार पूर्वक देखो। परिभाषा: जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे रोना है, खाना है, पीना है, सोना है, दौड़ना है आदि। ये तो हुई सामान्य तौर पर इसकी परिभाषा। अगर हम प्रकारों की बात करें, इनके भेदों की बात करें, तो कर्म के आधार पर इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, सकर्मक और अकर्मक, या इसको रचना के आधार पर भी कह सकते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर हम बात करें तो उनके प्रकार है वो अलग हो जाते हैं। जैसे नाम धातु क्रिया है, परिणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, वो क्रियाएं अलग हो जाती है। तो हम एक एक क्रिया को बड़ी आसानी से और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो देखो इनके भेद सकर्मक और अकर्मक है। तो सबसे पहला जो भेद हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अकर्मक के। अकर्मक क्रिया का कहाँ प्रयोग होता है और किस वाक्य में आता है और हम इसको किस तरह से पहचान सकते हैं। तो आशा करता हूँ परिभाषा और जो सामान्य रूप से इसके जो दो भेद है वो आपको पता चल गए होंगे कि कौन कौन से इसके मुख्य भेद है। ये सामान्य बातें हैं जो आप सबको पता है। इनके विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनको अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, पहली है अकर्मक। अकर्मक का मतलब क्या होता है कि जिस क्रिया में कोई कर्म ना हो। अगर जिस क्रिया में कोई कर्म ना हो उसे हम अकर्मक कहते हैं। तो परिभाषा क्या है कि जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े। वैसे तो परिभाषाएं अगर हम बात करें तो परिभाषाएं बहुत है अकर्मक क्रिया की, सकर्मक क्रिया की, लेकिन आज हम जो परिभाषाएं पढ़ेंगे वो आसान से आसान पढ़ेंगे जो हमें तुरंत समझ में आ जाए। तो देखो, अकर्मक की परिभाषा क्या होगी कि जिस क्रिया का फल, यानी जिस क्रिया का फल सीधा, जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ेगा उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। यानी बीच में कोई कुछ भी कर्म वगैरह नहीं आएगा इसमें। तो देखो उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे। देखो पहला उदाहरण है इसका, जैसे रमेश पढ़ता है। अब देखो, आपको पता है इस वाक्य में जो क्रिया शब्द है वो क्या है? पढ़ता। पढ़ता क्या है? क्रिया शब्द हो गया, ठीक है। और रमेश है वो क्या हो गया? कर्ता हो गया। अब बताओ, क्रिया और कर्ता के अलावा आपको कुछ दिख रहा है? नहीं है। परिभाषा भी हमारी क्या कह रही है कि जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े, यानी इस क्रिया का फल किस पे पड़ेगा? सीधा कर्ता पे। यानी पढ़ता कौन है? रमेश। रमेश क्या करता है? पढ़ता है। तो हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसमें कर्म नहीं दिया हुआ है और इसका फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। तो इसमें क्या हो गया? अकर्मक क्रिया होगी। देखो और उदाहरण भी समझते हैं हम। देखो दूसरा उदाहरण देखो, अमित सोता है, दिनेश खेलता है, आलोक खाता है। देखो
अभी हमने 4 उदाहरण देखे। इन चारों उदाहरणों में आपको देखो सिद्ध क्रिया है और क्रिया के बाद में क्या है, कर्ता है। तो सिद्ध क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। देखो रमेश पढ़ता है, अमित सोता है, दिनेश खेलता है, आलोक खाता है। इनमें जो क्रिया शब्द क्या है, पढ़ता, सोता, खेलता, खाता, ये क्या है, क्रिया शब्द है। क्रिया शब्द और क्रिया का फल सीधा किस पे पड़ रहा है, ये अकर्मक पे पड़ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। या एक तरह से हम दूसरे तरीके से ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको कि जिस क्रिया में कोई कर्म नहीं दिया हो वो कौन सी होती है, अकर्मक होती है। तो आइए अब दूसरी क्रिया है सकर्मक, वो सकर्मक पढ़ते हैं। अब देखो दूसरी क्रिया है सकर्मक। देखो जिस क्रिया का फल, देखो हमने अकर्मक में क्या पढ़ा कि जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े वो तो क्या होती है, अकर्मक होगी। अब इसके थोड़ा अलग देखना है इसको। इसमें क्या होगी कि जिस क्रिया का फल कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर भी पड़े, यानी पहले किस पे पड़ रहा था, कर्ता पे पड़ रहा था, अब कर्ता के अलावा किसके पर आ रहा है, कर्म पर भी आ रहा है, तो वो कौन सी हो जाएगी, सकर्मक। देखो जिस क्रिया का फल कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर भी पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखो इसमें क्या आएगा, कर्म आएगा। इसमें एक चीज और आ गई, क्या आ गई, कर्ता के अलावा एक चीज और आ गई, क्या है वो, कर्म है। तो हम इसको भी आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो देखो पहला उदाहरण क्या है, जैसे मीरा पुस्तक पढ़ती है। अब देखो, अब आपको पता है कि इसमें है वो क्रिया है, जो शब्द है वो कौन सी है, पढ़ती। पढ़ना क्या है, क्रिया है, और काम करने वाला क्या होता है, कर्ता होता है। तो पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रही है, मीरा कर रही है, तो मीरा क्या होगी, कर्ता। अब कर्म कौन सा होता है कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल जिस पर पड़े वो क्या है, कर्म है। तो मीरा एक काम कर रही है, क्या काम कर रही है, पुस्तक पढ़ने का। तो पुस्तक जो शब्द है वो क्या आ गया, कर्म आ गया इसमें। अब देखो परिभाषा हमारी काम करेगी कि जिस क्रिया का फल कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर भी पड़े, यानी पढ़ती कौन है, मीरा। क्या पढ़ती है, पुस्तक। अब जवाब हमें मिल रहा है कि एक कर्म है जो क्या है, पुस्तक है, और पुस्तक पढ़ने का काम है वो मीरा कर रही है। तो हमें पता चल रहा है कि इसमें कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक होगी। इसमें कर्म भी दिया हुआ है। अब देखो एक तरीके से हम इसको सकर्मक क्रिया को एक तरीके से और पहचान सकते हैं, जो आसानी से समझ सकते हैं। देखो अगर हमें किसी भी चीज़ का अगर जवाब मिलता है, हम प्रश्न करते हैं और उसका हमें उत्तर स्वयं मिलता है, तो उसमें क्या आएगी, सकर्मक। और अगर जवाब नहीं मिलता है तो वो क्या आएगी, अकर्मक। अब देखो अगर हमसे पूछा जाए कि मीरा पढ़ती है, क्या पढ़ती है, तो हमें पता चल रहा है, जवाब मिल रहा है कि वो पुस्तक पढ़ती है। तो पुस्तक जो शब्द है कर्म, इसका मतलब कौन सी हो जाएगी, सकर्मक। अगर मैं यहाँ से पुस्तक को हटा दूँ, अगर इतना रखूँ कि मीरा पढ़ती है, तो हमें पता चलेगा कि क्या पढ़ती है। अगर जवाब नहीं, हम प्रश्न करेंगे कि मीरा क्या पढ़ती है, तो हमें पता नहीं चल रहा क्या पढ़ रही है, तो वो कौन से में चली जाएगी, अकर्मक में चली जाएगी। ये साधारण सा तरीका अकर्मक और सकर्मक को पहचानने का। तो आइए 2-3 उदाहरण और सकर्मक क्रिया के पढ़ते हैं। रोहित गाना गाता है। अब देखो ये काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, गाना गाने का। ठीक है, अगला उदाहरण, आरती भोजन पकाती है। अब देखो इसमें भी क्रिया के अलावा क्या है, कर्म है। ठीक है, रोहित गाना गाता है, आरती भोजन पकाती है, यानी इनमें क्या आ रहा है, कर्म आ रहा है। कर्म क्या है, इसमें क्या है, गाना है, इसमें क्या है, भोजन है, और इसमें क्या है, पुस्तक है। तो जिसमें कर्म आ रहा है वो कौन सी हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। इस तरीके से हम सकर्मक क्रिया को आसानी से पहचान सकते हैं। बस हमें देखना है कि इसमें कर्म दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। अब देखो अगर इसी को हम अगर अकर्मक में बदले, तो अगर इसको हमें भोजन यहाँ से हटा दूँ तो क्या आएगा, आरती पकाती।
क्या पका दिया, हमें उत्तर मिल रहा है, नहीं उत्तर मिल रहा है, तो कौन सी हो जाएगी, आक्रामक। और अगर भोजन लिख दिया तो हमें सबका जवाब मिल रहा है, और जिसमें हमें जवाब मिल जाए वो कौन सी होती है, सकर्मक। इस तरह से हम आक्रामक और सकर्मक को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। तो परीक्षाओं में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ आ गया कि रोहित गाना गाता है, ये किस प्रकार की क्रिया है, आक्रामक दे दिया और सकर्मक दे दिया, तो हम इसको आसानी से पहचान लेंगे कि कौन सी क्रिया इसमें सकर्मक क्रिया। तो देखो एक तरीका और है, कई बार क्या होता है कि हमें जवाब तो मिल जाता है लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। जैसे एक उदाहरण में यहाँ लिख रहा हूँ, अलग लिख रहा हूँ। जैसे एक है कि चिड़िया आकाश में उड़ती है। अब आप देखोगे कि हमने पढ़ा था कि जिसका जवाब हमें मिल जाए वो सकर्मक होती है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया कहाँ उड़ती है, आकाश में उड़ती है, इसका मतलब जवाब मिल रहा है, तो वो कौन सी होगी, सकर्मक। नहीं, यही हमें गलती करते हैं। हमें एक तरीके से पहचाना, अगर किसी के साथ में भी चिन्ह दिया हुआ आ जाए, कारक चिन्ह, देखो इसके आगे, आकाश के आगे एक कारक चिन्ह दिया हुआ है में, और में कौन से कारक का चिन्ह है, अधिकरण का। अधिकरण में क्या आता है, में पर, ये चिन्ह आते हैं अधिकरण कारक के, और अधिकरण कारक है तो इसका मतलब पता चल रहा है कि इसमें कर्म कारक नहीं है, तो ये किस में चली जाएगी, अकर्मक में चली जाएगी। तो ये छोटा सा ध्यान रखना, ये इनके 2-3 उदाहरण आते हैं में या पर के, नहीं तो ज़्यादातर इसी तरीके से आते हैं। तो ये जो वाला जो प्रश्न उत्तर वाला जो फॉर्मूला है, ये हमारा काम करेगा, 99% काम करेगा ये, ठीक है। 1% इसमें से इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, 0.1, ठीक है। तो आपको ये छोटी सी चीज़ का हमें ध्यान रखना है, बाकी अकर्मक और सकर्मक को हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये तो हुई अकर्मक और सकर्मक की बात, मूल रूप से तो ये क्रिया अकर्मक के आधार पर हुई। अब देखो सकर्मक में भी एक क्रिया और होती है, वो होती है एककर्मक और द्विकर्मक। तो एककर्मक में भी क्या होता है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। देखो एक होती है एककर्मक, एक होती है द्विकर्मक। इसको हम बड़ी आसानी से समझेंगे। देखो नाम से हमें पता चल रहा है एक कर्मक, इसका मतलब इसमें कर्म कितने आएगा, एक। तो अगर हम इन्हीं उदाहरणों को अगर रिपीट करें कि जिस क्रिया में एक ही कर्म दिया हुआ हो, उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। अगर हम इन्हीं उदाहरणों को रखें तो ये एक कर्मक क्रिया के ही उदाहरण है एक तरीके से। द्विकर्मक, द्विकर्मक, द्वि का मतलब क्या होता है, दो, यानी जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहलाते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा द्विकर्मक क्रिया को विस्तार से पढ़ लेते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। आइए, एककर्मक में तो वही सकर्मक क्रिया जैसे ही है, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, जैसा हमने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया था। अब देखो द्विकर्मक, द्विकर्मक में कितने क्रम होंगे, 2 क्रम होंगे। इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे। देखो जिस क्रिया में 2 क्रम दिए हो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। 2 क्रम, अब देखो 2 क्रम आएंगे, लेकिन 2 क्रमों में भी थोड़ा सा डिफरेंट है। एक में आएगा, एक तो आएगा सजीव क्रम आएगा, एक तो क्या आएगा, सजीव, और दूसरा जो क्रम आएगा वो आएगा निर्जीव। 2 अलग अलग क्रम आएंगे, एक तो सजीव आएगा और दूसरा निर्जीव आएगा। तो दोनों क्रम आएंगे तो वो द्विकर्मक क्रिया होगी। ये तो आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जो आपको पता चले, नहीं तो आपको ये तुरंत देखना है कि 2 क्रम दिए हो तो तुरंत उसका उत्तर क्या करोगे, द्विकर्मक क्रिया करोगे। जैसे देखो उदाहरण को समझो, जैसे अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक दी। अब देखो इसमें 2 क्रम है कि नहीं, पहला अध्यापक ने, ये तो हो गया कर्ता। देखो इसमें 2 है कि नहीं, देखो अध्यापक, अध्यापक तो क्या हो गया, ये तो हो गया कर्ता। अध्यापक क्यों न्याय है, छात्रों को, कर्म का चिन्ह क्या होता है, को, तो छात्रों को, ये हो गया कर्म, और ये अगला कर्म क्या है, पुस्तक, ये भी क्या है, कर्म। तो देखो इसमें 2 क्रम हो गए। पहला जो क्रम है वो क्या है, पहला छात्रों है और दूसरा क्रम क्या आ गया, पुस्तक आ गया, यानी ये हमारा 1 क्रम हो गया, ये 2 नंबर हो गया। अब देखो हमारी परिभाषा भी क्या है कि जिसमें 2 क्रम दिए हो वो कौन सी होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है। अब बात करें अगर हम सजीव निर्जीव की तरह से देखें इसको, तो छात्र है, छात्र तो सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, तो ये तो क्या आ जाएंगे, सजीव में आ जाएंगे, और निर्जीव में क्या आ जाएगी, पुस्तक आ जाएगी। तो इस तरह से भी हम पहचान सकते हैं कि 2 क्रम दिए हुए, एक सजीव है एक दूसरा निर्जीव है। या डायरेक्ट हम इसको देखें कि जिसमें 2 क्रम दिए हो उसे क्या कहेंगे, हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो देखो इसके अलावा हम एक उदाहरण और देखते हैं जिससे आपको ये जो द्विकर्मक क्रिया है वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो अगला उदाहरण देखो, नानी ने बच्चों को
नानी ने बच्चों को खिलौने दिए। नानी ने बच्चों को खिलौने दिए। अब देखो नानी शब्द क्या है, वही कर्ता आ गया। पहला क्रम क्या, पहला क्रम है बच्चों को और दूसरा क्रम आ गया खिलौने। तो ये पहला क्रम और ये दूसरा क्रम, तो इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें दो क्रम दिए हुए हैं, एक तो है बच्चों और दूसरा खिलौने। और जिस क्रिया में दो क्रम दिए हुए हों वो कौन सी होती है, द्विकर्मक क्रिया। तो आशा करता हूँ आपको द्विकर्मक क्रिया आसानी से समझ में आ गई होगी। अब देखो हमने इतनी देर पढ़ी अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया, एकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया, ये तो मुख्य रूप से हमने पढ़ी। अब हम इसको देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन सी क्रियाएं होती है और इनकी परिभाषा और उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो व्युत्पत्ति में आ जाएगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, जैसा मैंने आपको शुरू में वीडियो के शुरू में बताया था। तो हम सबसे पहले जो क्रिया पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। आइए शुरू करते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से करवाए तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी उसमें कर्ता है जो वो खुद काम नहीं करेगा, किसी और से करवाएगा। तो परिभाषा देखो क्या है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। या अगर हम यूँ मान लें कि हमारा इस वाक्य में कर्ता रहेगा वो कामचोर रहेगा, यानी खुद काम नहीं करेगा बल्कि दूसरों से काम वो करवाता रहेगा, है ना। तो उदाहरण को हम आसानी से इसको समझेंगे। देखो उदाहरण कैसे समझेंगे, जैसे रोहन ने सोहन से पुस्तक पढ़वाई। अब देखो रोहन हमारा क्या है, इसमें कर्ता है। रोहन ने सोहन से पुस्तक पढ़वाई, यानी खुद पढ़ने का काम नहीं किया बल्कि किससे करवाया, किसी और से करवाएगा। हमारी परिभाषा भी क्या है कि जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से करवाए तो वो क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो रोहन ने पुस्तक किससे पढ़वाई, सोहन से। तो इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। एक उदाहरण और समझेंगे इसको, जैसे सीता ने गीता से खाना बनवाया। सीता ने गीता से खाना बनवाया, कर्ता कौन हो गई, सीता हो गई, और काम किससे करवा रही है, गीता से, कि सीता ने गीता से खाना बनवाया, यानी खुद काम नहीं किया बल्कि दूसरों से करवाया। और प्रेरणार्थक क्रिया यही है कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करे किसी और से करवाए। इस तरीके से प्रेरणार्थक क्रिया के बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। आप और भी आप खुद आसानी से बना सकते हो। जैसे एक और समझ लो, जैसे राजीव ने संजीव से कार चलवाई। राजीव ने संजीव से कार चलवाई, यानी खुद काम नहीं कर रहा है और इससे करवा रहा है। राजीव खुद काम न करके किससे करवा रहा है, संजीव से करवा रहा है। तो ये क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अब देखो प्रेरणार्थक के बाद में हम दूसरी जो क्रिया है वो पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया बड़ी आसान है, आसानी से हम समझेंगे, ठीक है। और इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, देखो प्रेरणार्थक यानी किसी से प्रेरित होकर, जब व्यक्ति किसी दूसरे से प्रेरित होकर भी काम करे तब भी क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। इसको हम देखो शब्द से भी हम इसको पहचान सकते हैं, प्रेरणा से, ठीक है। अब दूसरी है पूर्वकालिक क्रिया। देखो अब है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व है यानी पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, यानी पूर्वकालिक का मतलब क्या होता है कि जब एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है तो वो कौन सी हो जाती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। यानी एक काम किया, समाप्त किया, उसके खत्म होते ही तुरंत दूसरा कार्य प्रारंभ कर दिया, वो क्या कौन सी होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। देखो जब एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। या इसको हम दूसरी तरीके से भी पढ़ सकते हैं, जब एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। दोनों तरीके से आसानी से हम समझ सकते हैं। तो देखो उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। देखो जैसे रेणु खाना खाकर सो गई। अब देखो एक लड़की है जिसका नाम क्या है, कर्ता हमारा क्या है, रेणु। इसने पहला क्या काम क्या किया, खाना खाकर, यानी पहला काम इसने किया खाना खाने का, खाना खाई, और तुरंत दूसरा काम क्या स्टार्ट कर दिया उसने, सो गई। दूसरी क्रिया प्रारंभ हो गई, एक काम खाना खाया और दूसरा कार्य पहला समाप्त होते ही दूसरा स्टार्ट कर दिया सोने का, तो खाना खाई और सो गई।
है ना। तो इससे हम पहचान सकते हैं। एक उदाहरण और समझो, जैसे पुजारी नहाकर पूजा करने लगा। अब देखो पहला काम इसने क्या किया, पुजारी ने नहाया, नहाकर, नहाया, नहाते ये काम, नहाने का जो ही समाप्त हुआ, दूसरा काम क्या करने लग गया, पूजा करने का काम करने लग गया। तो एक काम खत्म होने के बाद जब दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है तो वो कौन सी होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। अब देखो पूर्वकालिक क्रिया को हम एक बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। जब भी कोई उदाहरण आए पूर्वकालिक का, तो इसमें जो आता है कर शब्द जुड़ा हुआ आता है। देखो खाना, खा कर, कर आ गया, नहा कर, कर शब्द आने के बाद जो ही दूसरी क्रिया आ जाए तो समझ आना वो कौन सी होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। देखो बहुत से उदाहरण है पूर्वकालिक के, आप आसानी से बना सकते हो। जैसे एक उदाहरण और समझ लो इसको, जैसे रानी गाना गाकर रोने लगी। एक लड़की है रानी, वो पहले क्या काम करने लगी, गाना गाने का काम करने लगी। गाना गाकर, गाना गाया उसने, और गाते गाते उसे कुछ याद आ गया होगा, और गाते गाते वो क्या करने लगी, रोने लगी। एक काम समाप्त हुआ और दूसरा प्रारंभ कर दिया, तो वो कौन सी क्रिया में आती है, पूर्वकालिक क्रिया में आती है। तो अब देखो पूर्वकालिक क्रिया के बाद में हमारे दो क्रियाएं और बचती है, नाम धातु क्रिया और संयुक्त क्रिया। उससे भी हम आसानी से समझ सकते हैं। अगली है नाम धातु क्रिया। नाम धातु का मतलब ये होता है कि जो क्रिया संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण इनमें से किसी भी शब्द से मिलकर बनी होती है, वो होती है नाम धातु क्रिया। इस क्रिया में से क्वेश्चन है वो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको समझना है, सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो जैसे उदाहरण से समझो आप, जैसे मान लीजिए कोई शब्द है अपना, अपना से अगर बनता है अपनापन, तो ये अपनापन जो क्रिया बनेगी ये किस में आएगी, नाम धातु क्रिया में आएगी। जैसे बात है, बात से बतियाना होता है, बतियाना। फूल है, फूल से फूलना। लज्जा है, लज्जा से लज्जाना। शर्म है, शर्म से शर्माना। तो ये जो अपनापन है, बतियाना है, फूलना है, लज्जाना है, शर्माना है, ये जो क्रियाएं हैं वो क्या कौन सी क्रिया में आएगी, नाम धातु क्रिया में आएगी, क्योंकि ये विशेषण शब्दों से मिलकर बनी होती है। संज्ञा है, सर्वनाम में, इनमें से किसी शब्द से अगर मिलकर बनी होती है तो वो कौन सी क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया होती है। तो नाम धातु क्रिया को हम इस तरीके से भी पहचान सकते हैं। अब अगली जो क्रिया है और वो अंतिम क्रिया है वो है संयुक्त क्रिया है। तो आइए संयुक्त क्रिया को हम देखते हैं। अब देखो है संयुक्त क्रिया। देखो संयुक्त से हमें पता चल रहा है कि जो है वो आएगी जुड़ी हुई आएगी, यानी जिसमें दो या दो से अधिक छोटे छोटे क्रियाएं मिलकर जब एक पूर्ण क्रिया बना लेती है तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया है। अब देखो आएगी तो छोटी छोटी, लेकिन वो क्रियाएं हमें अर्थ है वो एक देगी, जिससे हमें पता चल जाएगी कि वो कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया। देखो जब दो या दो से अधिक छोटी छोटी क्रियाएं मिलकर, जब दो या दो से अधिक छोटी छोटी क्रियाएं एक पूर्ण क्रिया बना लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हमें समझोगे, जैसे तुम रोज खाना खाया करो। अब देखो इसमें छोटी छोटी क्रिया क्या है, एक तो होगी खाना, ठीक है, एक खाया करो। तो छोटी छोटी क्रिया है, खाना भी क्रिया है और एक काम करना भी एक क्या है, क्रिया होगी। तो ये दो क्रिया है, लेकिन अर्थ हमें क्या दे रही है, एक खाना खाने का अर्थ दे रही है, तो इसे क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया आएगी। जैसे एक उदाहरण और समझो, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। अब देखो छोटी छोटी क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया, आना अलग क्रिया है, छोटी छोटी क्रिया, लेकिन अर्थ क्या दे रही है कि तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, यानी वो कह रही है कि तुम्हें प्रतिदिन पढ़ने आना चाहिए। तो इस तरह से जो छोटी छोटी क्रियाएं मिलकर जब एक पूर्ण क्रिया बना लेती है तो वो कौन सी होती है, संयुक्त क्रिया होती है। तो आशा करता हूँ आपको क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, परिणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया है, सारी की सारी क्रियाएं समझ में आ गई होगी।
अब देखो आपके लिए छोटा सा एक 5-6 क्रियाओं के मैं उदाहरण लिखता हूँ, आपको पहचाना है कि इनमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं। इनके अन्य उदाहरणों के माध्यम से आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। देखो कौन कौन सा उदाहरण है। जो क्रियाएं पढ़ी उनमें से मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, तो आपको उन उदाहरणों को पहचाना है कि ये कौन सा उदाहरण कौन सी क्रिया का है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपका जो टॉपिक पढ़ा है आपका वो कितना क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने कुछ सरल उदाहरण लिए और 1-2 कठिन उदाहरण लिए, तो आपको पहचानना है। ठीक है, आइए तो पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है माली ने आम तोड़े। तो पहचानो कौन सी क्रिया का उदाहरण है, पहचानो। देखो जिसमें पहले में क्या था कि जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े वो कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया होती है। तो देखो पहला क्या है, इसमें क्या है, आम क्या है, कर्म दिया हुआ है और इसका फल किस पे पड़ रहा है, कर्ता पर भी पड़ रहा है, तो ये कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। हमने सकर्मक में पढ़ा था कि जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर भी पड़े वो कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। तो पहला उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो दूसरा पहचानो कि राधा ने स्नान करके भोजन किया। पहचानो कौन सी क्रिया है। देखो हमने एक क्रिया पढ़ी थी कि उसमें क्या पढ़ा था कि जब एक क्रिया समाप्त होने के बाद या एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है तो वो कौन सी होती है, पूर्वकालिक होती है। तो इसमें देखो राधा ने पहला काम क्या किया, स्नान करके भोजन किया, यानी पहला काम उसने किया स्नान करने का और उसके तुरंत समाप्त होते ही दूसरा काम क्या स्टार्ट कर दिया, भोजन करने का हो गया। तो इसमें कौन सी हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अब देखो अगला उदाहरण क्या है, अंशु जोर से हंसा। पहचानो, इसमें गलती करोगे आप, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, आपको पता चल जाएगा। अंशु जोर से हंसा। पहचानो, ये कौन सी है, आकर्मक है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो कर्म कहीं दिया हुआ ही नहीं है। हंसना एक क्या है, क्रिया है, और अंशु क्या है, करता है। जोर से तो कोई है ही नहीं, है ना, ये तो क्रिया विशेषण जैसे सब डाल दिए इसमें, तो कर्म है क्या, इसमें कर्म नहीं है ना। और जिसमें कर्म नहीं होती है वो कौन सी क्रिया होती है, वो होती है आकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला देखो, अगला है ज्योति ने पूनम से कपड़े धुलवाए। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सी क्रिया का है, यानी जब कर्ता स्वयं ने काम करके, मैंने बताया था कि कर्ता जब काम चोर हो जाए और किसी दूसरे से काम करवाने लग जाए तो कौन सी होती है, परिणार्थक क्रिया होती है। तो देखो इसने खुद काम नहीं किया, ज्योति ने पूनम से कपड़े धुलवाए, यानी खुद ने नहीं धोए और किससे धुलवा दिए, इससे धुलवा दिए पूनम से। तो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी परिणार्थक क्रिया हो जाएगी। कौन सी होगी, परिणार्थक। अगला है मैंने रोहित को पैसे दिए, और जिसमें 2 कर्म दिए हो। देखो 2 कर्म है, एक क्या है, रोहित को, और दूसरा है पैसे। तो जिसमें 2 कर्म होते हैं वो कौन सी क्रिया होती है, वो होती है द्विकर्मक क्रिया होती है, जिसमें 2 कर्म होता है। और अब है अंतिम, इसको पहचानो आप, ये बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। इसको थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना है और पहचानना है। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, देखो पहचानो। इसमें देखो घड़ा है, वो कर्ता हो गया, भरना क्या होगा, क्रिया होगी, कर्म कहीं दिया ही नहीं है। मैंने बताया था कि कई बार कर्म का आगे चिन्ह दिया होता है और कई बार नहीं दिया होता है। तो अगर कर्म का चिन्ह नहीं दिया होता, कोई दूसरा चिन्ह होता, तो पहचान जाना कि वो कर्म नहीं है और वो क्रिया सकर्मक नहीं है। तो इसमें कौन सी हो जाएगी, आकर्मक क्रिया हो जाएगी। ये बूंद बूंद से कर्म नहीं है, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, आकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसी तरह से मैंने आपको उदाहरण बताया था, कौन सा, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, बताया था ना, तो वो भी क्या है, आक्रामक होती है। तो कई बार इस टाइप के भी उदाहरण पूछ लेते हैं परीक्षाओं में। तो इस तरह से हमारा जो क्रिया का जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्रिया का जो टॉपिक है वो पूरा समझ में आया होगा, और जिससे आपके आने वाले भविष्य में जो परीक्षाएं हैं उसमें जो प्रश्न है वो गलत होने की संभावनाएं बहुत कम रहेगी, आप आसानी से उनके उत्तर दे पाओगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।